नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने पेश किया चुनावी बजट, मध्यम वर्ग को दी टैक्स में राहत। कांग्रेस ने की निंदा, कहा बजट में की गई आम आदमी की अनदेखी। बेंगलुरु में HAL का लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजधानी जयपुर में पटरी से उतरी दयोदय एक्सप्रेस, इंजन और 2 बोगी उतरे, पटरी से कोई हताहत नहीं। और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने किया जयपुर देहात अध्यक्ष का पदभार ग्रहण, कहा पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में करेंगे प्रयास। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। सबसे अहम ऐलान आयकर में छूट को लेकर किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि जिन नौकरी पेशा लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। हालांकि ये ऐलान अभी वादा भर है, जिसे केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनने पर अमल में लाया जाएगा। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके बाद जिन लोगों की कुल आमदनी 6.5 लाख रुपए तक है उन्हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वे 80C के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लें। किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्रांतिकारी फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बजट में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत रोजगार देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। वहीं पहली बार सेना के बजट में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिदिन 17 रुपए दिए जाने का प्रावधान करना किसानों का अपमान है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी 5 वर्षों की अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया। उनको प्रतिदिन 17 रुपए देना हर उस चीज का अपमान है जिसके लिए किसान खड़े हैं और काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की है। मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट में सबको कुछ ना कुछ दिया। बजट के बारे में जब युवाओं से पूछा गया तो उन्होंने बजट को ठीक बताया। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने बजट में युवाओं का ध्यान रखा है। किसानों को 6,000 की मदद प्रति वर्ष देने को अच्छा कदम बताया है। बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। एक और जहां भाजपा ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया, वहीं कांग्रेस ने बजट की निंदा की है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट को लेकर कहा कि बजट में आम जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट को लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी बजट बताया है। उनका कहना है कि सरकार को इस तरह के काम 4.5 साल पहले ही करने चाहिए थे। अब चुनाव के समय उनको इसकी याद आई है। इसका जो आम बजट आया है, इसमें युवाओं, किसान वर्ग, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया लेके आए हैं। जैसे किसानों को 6,000 रुपये, जिनकी 8 बीघा से कम ज़मीन है, उनको 6,000 रुपये प्रति माह देने के लिए जो सरकार ने किया है, ये बहुत अच्छा कदम है। और युवाओं के लिए बहुत सी नई नई योजनाएं लागू करने के लिए जो सरकार ने लाए हैं इस आम बजट में, वो युवाओं को बहुत सी फ़ायदेमंद साबित होगी और युवाओं को नए मौके मिलेंगे इन सब से। और सबसे बड़ी बात किसानों की थी, तो वो किसानों के लिए जो न्यूनतम आय का उन्होंने 6,000 रुपये देने का जो किया है, वो सबसे बढ़िया कदम मानता हूँ मैं सरकार का। और बहुत ये सरकार जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा है, इसके लिए मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद। सरकार हमेशा से युवाओं के पक्ष में रही है, किसानों के पक्ष में रही है। चाहे किसानों की MSP 1.5 गुना करने का मामला हो, और आज का बजट भी उठा के देखेंगे तो युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छे फैसले मोदी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पहले 1.5 गुना MSP की थी, उसी प्रकार से किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का काम भी अब मोदी सरकार करेगी। और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से देश भर के युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है। और हम सब चाहते हैं इस बजट के माध्यम से जिस प्रकार से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, आने वाले समय में 2019 में मोदी सरकार वापस बनने जा रही है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी के मन में एक भावना है। ये राहुल गांधी वही हैं कि जब UPA की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे,
तो राइट टू एजुकेशन, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कानून हम ही लेकर आए, सबको अधिकार मिले। और न्यूनतम इनकम की बात कर रहे हैं कि हर आदमी तक पहुंचे। तो ये मानकर चलिए कांग्रेस ने जो आज तक कहा है वो करके दिखाया। कांग्रेस कोई भी काम शुरू करती है तो फर्स्ट में लेकर आती है, शुरुआत में। हमने कल बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की तो हमारे को 40 दिन हुए हमारी सरकार को, तब हमने घोषणा की, बोला हम लागू कर पाएंगे 5 साल तक। ये जो काम कर रहे हैं वो जाते हुए कर रहे हैं, मतलब 1 महीने बाद चुनाव में जाना है, हम आते हुए कर रहे हैं। इसलिए दोनों का अंतर, कांग्रेस बीजेपी में एक अंतर है, कांग्रेस आते ही T20 खेलती है, हम T20 मैच खेलते हैं, मतलब जल्दी ज्यादा रन बनाना, जल्दी जल्दी ज्यादा काम करना। ये जाते हुए बात कर रहे हैं, इनकी नीयत में खोट है, हमारी नीयत में सच्चाई है। इससे पता चलता है कि हमारी हर घोषणा आते ही हमने की है और इन्होंने जाते हुए की है। कि ये बजट जो है चुनाव से पहले परंपरा ये रही है कि एक वोट ऑन अकाउंट होता है। जो वित्त मंत्री होते हैं वो इन 2 महीनों के लिए सदन से वो धनराशि प्राप्ति का आवेदन करते हैं ताकि सरकार के 2 महीने के खर्चे चला सकें चुनाव तक। और जो भी सरकार बनेगी चुनाव के पश्चात वो सरकार फिर पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं एक बजट के माध्यम से। इस बार मैंने देखा कि ये वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट ना होके एक चुनावी घोषणा पत्र को दोहराने का काम उन्होंने किया है। और तमाम जो सारी बातें यहाँ सामने आई, अरुण जेटली जी ने 2014 में ये कहा था कि हम इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख करना चाहते हैं। आज भी जो घोषणा हुई है वो अगली सरकार पर निर्भर करेगा, जो अगली सरकार चुनकर आएगी वो ही 5 लाख की वो सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये प्रपोजल है, इसमें अभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि अगली सरकार करेगी। और इन्होंने जो 5 साल में भारत कहाँ जाएगा, 10 साल में भारत कहाँ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो एक उल्लेख किया है रोड मैप का, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जितना भी अब कर रहे हैं ये लगातार 3 स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी रही नहीं। इन सब बातों को छुपाने के लिए एक प्रकार और जाते जाते जुमले देकर गए हैं। ये क्योंकि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट था और इस बजट में जिस तरीके की अपेक्षा थी, खास तौर पर देश भर के किसानों को एक बड़ी सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि खेती के बारे में ये बात निश्चित थी कि खेती अब घाटे का सौदा है, उसकी कीमत तय हो, उसकी लागत कम हो और बीमा को मजबूत बनाया जाए ताकि किसान उसका लाभ ले सके। और उसी कड़ी में जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर तक 6,000 रुपये उसके खाते में सीधे जमा होंगे, किसान को बीज के लिए, खाद के लिए निश्चित रूप से एक संबल मिलेगा, उसकी मजदूरी का एक परिश्रम उसको मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो मंशा सरकार की थी, जो अपेक्षा किसानों की थी, पूरी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसने सीबीआई का स्थायी निदेशक क्यों नियुक्त नहीं किया। साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी की है कि वे लंबे समय तक एजेंसी के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति के विरुद्ध हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और सरकार को अब स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर देनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए बैठक करेगी। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि केंद्र ने आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक नियुक्त करने से पहले उच्चाधिकार समिति की मंजूरी ली थी। भारतीय वायुसेना का मिराज विमान 2000 बेंगलुरु एचएल हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक पायलट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पायलट ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एचएएल ने एक बयान में कहा कि हादसा शुक्रवार सुबह एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान हुआ। विमान में धमाका होने के बाद आग की लपटें उठने लगीं और घटनास्थल पर धुआं छा गया, जिससे यात्री और इसके आसपास रहने वाले लोग हैरान रह गए। इसके बाद अग्निशामकों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्क्वाड्रन लीडर नेगी और स्क्वाड्रन लीडर अब्रोल दोनों ही टेस्ट पायलट थे। जयपुर के समीप बड़ा रेल हादसा हो गया। जबलपुर से अजमेर जा रही दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 2 बोगी अचानक पटरी से उतरकर पलट गए।
हादसे में लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया, कुछ यात्रियों को भी चोटें आई हैं। हादसे से सवाई माधोपुर मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार हादसा सवाई माधोपुर मुंबई ट्रैक पर सांगनेर रेलवे स्टेशन के पास दोपहर में करीब 1:15 बजे हुआ। उस समय दयोदय एक्सप्रेस जबलपुर से अजमेर जा रही थी। इसी दौरान सांगनेर रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रेन का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे में लोको पायलट खेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया और असिस्टेंट विजय को भी चोटें आई हैं। हादसे में कई यात्री भी चोटिल हुए हैं, लेकिन किसी के गंभीर चोट की कोई सूचना नहीं है। हादसे की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद प्रदेश भाजपा ने अपने पिछले संगठन में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत भाजपा जयपुर देहात की जिम्मेदारी चौमू विधायक रामलाल शर्मा को दी गई थी। विधायक रामलाल शर्मा आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर देहात के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रामलाल शर्मा ने कहा कि वे पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। जयपुर उत्तर जिले की जिम्मेदारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सौंपी है, और मैं ये कहूँगा कि ये मुझे नहीं सौंपी, ये जयपुर उत्तर के समस्त कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी है। संगठनात्मक कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को सभी को सक्रिय जिम्मेदारी मिले और हम एक संगठनात्मक भाव को लेकर हम काम करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे। पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम ज़रूर मिले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। जिले के जो वरिष्ठ माननीय नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन सब के साथ तालमेल बिठा के और जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, कांग्रेस की सरकार, जिसको मैं ये कहूँ कि जनता को भ्रम में रखकर सत्ता प्राप्ति का काम किया है, जो वादे सरकार करके आई थी वो धरातल के ऊपर क्रियान्वित हो, उसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम इतना कह सकते हैं कि जनता की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के ऊपर हम खरा उतरने का काम करेंगे। पहले 2 वनडे मैचों में मिली जीत के बाद महिला टीम इंडिया को तीसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में शानदार वापसी करते हुए पहले टीम इंडिया को केवल 149 रनों पर समेटा और उसके बाद 30 ओवर से पहले ही 150 के लक्ष्य को केवल 2 विकेट खोकर बना लिया। ये मैच इंडिया की कप्तान मिताली राज के करियर का 200वां वनडे था, लेकिन इसमें वे केवल 9 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 44 ओवरों में सिर्फ 149 रनों पर ही ढेर कर दिया। इसमें एना पैटरसन और ली ताहू की शानदार गेंदबाजी रही। पैटरसन ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं ताहू ने 3 विकेट झटके। राजधानी जयपुर के 4 नंबर ESI रोड स्थित ब्लॉसम बर्ड स्कूल में स्वच्छता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब स्कूल के बच्चे भी जुड़ गए हैं। इसके तहत ब्लॉसम स्कूल के बच्चों को शिक्षकों ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। स्कूल के शिक्षकों ने नन्हे बच्चों के साथ स्कूल में सफाई अभियान भी चलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।